नमस्कार दोस्तों। अन अकेडमी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, अन अकेडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है, जिससे जुड़कर कोई भी प्रतियोगी छात्र किसी भी परीक्षा की तैयारी अपने घर से व्यवस्थित ढंग से कर सकता है। यदि आप अन अकेडमी से जुड़ते हैं तो आपको डेली लाइव क्लासेस, लाइव टेस्ट्स एंड क्विज़ेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस तथा अनलिमिटेड एक्सेस का लाभ प्राप्त होगा। अन अकेडमी से जुड़ने के लिए सबसे पहले आपको अन अकेडमी लर्निंग ऐप को डाउनलोड करना होगा, जो गूगल के प्ले स्टोर पर उपलब्ध है। आई एम NP शुक्ला, चेयरमैन अपेक्षा IAS प्रयागराज। I am guiding civil aspirant for the last 17 years for polity and constitution, for prelims and mains examination. I am also guide civil aspirant for international relation. I also conduct classes for interview for civil aspirants. Teaching and reading is my hobby, my passion. जैसा कि आप जानते हैं कि अन अकेडमी पर इंडिया के टॉप एजुकेटर्स जुड़े हुए हैं, जैसे सुदर्शन गुर्जर, मुंडल पटेल, प्रकाश कुमार, मुदित गुप्ता, रोमन सैनी, आयुष सांघी, अमन शर्मा, दीपांशु सिंह, आशीष मलिक। यदि आप अन अकेडमी को सब्सक्राइब करते हैं, अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं, तो इन तमाम टॉप एजुकेटर्स की नॉलेज और एक्सपीरियंस का अनुभव लेकर आप अपने सिविल सर्विसेज के डीम टारगेट को अचीव करने में सफल हो सकेंगे। अन अकेडमी 15,500 से ज़्यादा कोर्सेस UPSC CSC के लिए उपलब्ध कराता है। इसका लाभ आपको तभी मिल पाएगा जब आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेंगे, और यदि आप अन अकेडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको पॉलिटी, गवर्नेंस, IR, ज्योग्राफी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, NCERT समरी, हिस्ट्री, ऑप्शनल कोर्सेस, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, आर्ट एंड कल्चर, करंट अफेयर्स, इंडियन इकोनॉमी, प्रैक्टिस एंड स्ट्रेटजी, आंसर राइटिंग कोर्सेस की सुविधाएं आपको मिलने लगेंगी। यदि आप अन अकेडमी के थ्रू अन अकेडमी प्लस मतलब कार्यक्रम को, उसके कोर्सेस को ज्वाइन करते हैं, तो आपको जो सुविधाएं मिलती हैं उसमें लाइव क्लासेस है, टेस्ट सीरीज है, अनलिमिटेड प्रैक्टिस है और स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल है। अब इस कोर्स की जो फीस अन अकेडमी के द्वारा तय की गई है, जो निर्धारित की गई है, उसमें 1 मंथ की फीस 9,000 रुपये है, 3 मंथ की फीस 22,500 रुपये है, 6 मंथ की फीस 40,500 रुपये है, 1 ईयर की फीस 49,500 रुपये है, 2 ईयर्स की फीस 72,000 रुपये है और 3 ईयर्स की फीस 90,000 रुपये है। लेकिन यदि आप अन अकेडमी पर जुड़ने के लिए मेरे NPS 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट प्राप्त हो जाता है। जैसे जो 1 मंथ की फीस 9,000 रुपये है, वो 8,100 रुपये हो जाएगी। 3 मंथ की फीस जो 22,500 रुपये है, वो 20,250 रुपये हो जाएगी। 6 मंथ की फीस जो 40,500 रुपये है, वो 36,450 रुपये हो जाएगी। 1 ईयर की फीस जो 49,500 रुपये है, वो 44,550 रुपये हो जाएगी। 2 ईयर की फीस जो 72,000 रुपये है, वो 64,800 रुपये हो जाएगी और 3 ईयर की फीस जो 90,000 रुपये है, वो 81,000 फीस हो जाएगी। तो इस तरह से आपको इस रेफरल कोड के माध्यम से 10% की छूट प्राप्त हो जाएगी। लेकिन यदि आप अन अकेडमी के आइकॉनिक प्रोग्राम को ज्वाइन करते हैं तो ये सुविधाएं और बढ़ जाती हैं। इस प्रोग्राम को ज्वाइन करने के बाद आपको लाइव क्लासेस,
टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस, स्ट्रक्चर्ड शेड्यूल, पर्सनल कोच मतलब पर्सनल मेंटर, डेली मेंस क्वेश्चन एंड आंसर प्रैक्टिस की सुविधा मिलेगी, स्टडी प्लानर की सुविधा मिलेगी, पर्सनलाइज्ड फीडबैक की सुविधा प्राप्त होने लगेगी। अब इस प्रोग्राम का इस कोर्स का जो फीस डिसाइड किया गया है अनअकैडमी की तरफ से, वो 1 ईयर की फीस 69,500 है। 2 ईयर की फीस 1,07,000 रुपये है। 3 ईयर की फीस 1,41,000 रुपये है। लेकिन यदि आप मेरे NPS 10 कोड का इस्तेमाल करते हैं तो इस फीस में आपको 10% का डिस्काउंट, 10% की छूट मिल जाएगी। जैसे 1 ईयर की फीस जो 69,500 रुपये है, ये फीस घटकर आपको हो जाएगी 62,550 रुपये। 2 ईयर की फीस जो 1,07,000 रुपये है, ये घटकर 96,300 रुपये हो जाएगी। 3 ईयर की फीस जो 1,41,000 रुपये है, ये घटकर 1,26,900 हो जाएगी। तो इस तरह से फीस में आपको एक बड़ी सुविधा मिल जाएगी यदि आप मेरे NPS 10 कोड के तहत अनअकैडमी से जुड़ते हैं। इसी प्रकार अनअकैडमी के द्वारा ऑप्शनल कोर्सेज के लिए फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है और उसमें 1 मंथ की फीस 5,000 रुपये है, 6 मंथ की फीस 22,500 रुपये है, 12 मंथ की फीस मतलब 1 ईयर की फीस 27,500 रुपये है, 2 ईयर्स की फीस 40,000 रुपये है, 3 ईयर्स की फीस 50,000 रुपये है। लेकिन यहाँ भी वो सुविधा आपको मिलेगी यदि आप मेरे कोड NPS 10 के माध्यम से अनअकैडमी को ज्वाइन करते हैं, अनअकैडमी से जुड़ना चाहते हैं, तो इन सारे फीस पर आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। जैसे जो 1 मंथ की फीस 5,000 रुपये है, वो आपकी 4,500 हो जाएगी। जो 6 मंथ की फीस 22,500 रुपये है, वो फीस आपकी 20,250 हो जाएगी। 1 ईयर की फीस जो 27,500 है, वो फीस घटकर आपको 24,750 रुपये हो जाएगी। 2 ईयर की फीस जो 40,000 रुपये है, वो घटकर आपकी 36,000 रुपये हो जाएगी। 3 ईयर्स की फीस जो 50,000 रुपये है, वो घटकर आपकी 45,000 रुपये हो जाएगी। तो ये तमाम सुविधाएं आपको मिलेंगी यदि आप NPS 10 जो कि मेरा कोड है, उस कोड के माध्यम से अनअकैडमी का सब्सक्रिप्शन लेते हैं। पिछले लेक्चर पर हमने देखा था कि अगस्त प्रस्ताव पारित करने के पीछे ब्रिटिश सरकार कैसे विवश हुई थी। मैंने उस पर चर्चा किया था कि अगस्त प्रस्ताव पारित करके पहली बार ब्रिटिश सरकार ने यह स्वीकारोक्ति प्रदान की कि भारत का संविधान स्वभावतः और स्वतः भारतवासी ही तैयार करेंगे, क्योंकि अभी तक इस भारतीयों की इस मांग की कि इस भारत में संविधान बनाने के लिए भारतीयों को लेकर एक संविधान सभा का गठन किया जाए, इसे ब्रिटिश सरकार सिरे से खारिज करती रही। पहली बार ब्रिटिश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में जो यहाँ तत्कालीन वायसराय लॉर्ड लिनलिथगो थे, उन्होंने पहली बार अगस्त प्रस्ताव या उसे लिनलिथगो प्रस्ताव के नाम से भी जाना जाता है के माध्यम से यह स्वीकारोक्ति प्रदान की कि भारत का संविधान स्वभावतः और स्वतः भारतवासी ही तैयार करेंगे। अब इसके पीछे कहाँ से वो विवश हुए, कहाँ से वो प्रेरित हुए कि मतलब इस प्रकार का प्रस्ताव पारित करने के लिए, तो आप जानते हैं कि 1 सितंबर 1939 को जर्मनी ने पोलैंड पर अटैक कर दिया था, पोलैंड पर आक्रमण कर दिया था। जैसा कि आप जानते हैं कि पोलैंड को इंग्लैंड और फ्रांस ने स्वतंत्रता की गारंटी दे रखी थी। उन्होंने इस तरह का उन्हें गारंटी दी थी, आश्वासन दिया था कि यदि कोई पोलैंड पर आक्रमण करता है तो वो आक्रमण वो अटैक फ्रांस और ब्रिटेन पर भी माना जाएगा। लिहाजा जैसे ही जर्मनी ने आक्रमण किया, इंग्लैंड और फ्रांस ने जर्मनी को धमकी दी कि वो अपनी जर्मन सेनाएं पोलैंड से वापस बुला ले, अन्यथा पोलैंड की तरफ से इस युद्ध में ब्रिटेन और फ्रांस भी शामिल हो जाएंगे, वो भी सम्मिलित हो जाएंगे। लेकिन जर्मनी का इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। उधर ब्रिटेन ने, इंग्लैंड ने भारत से मांग की
कि इस युद्ध में ब्रिटेन भारत जो है वो ब्रिटेन का साथ दे। क्योंकि गांधी जी का मानना था, कांग्रेस का मानना था कि भारत इस युद्ध में ब्रिटेन का साथ देगा यदि इस युद्ध का उद्देश्य साम्राज्यवाद का उन्मूलन तथा भारत को स्वतंत्र घोषित करना होगा। दूसरी तरफ चूंकि गांधी जी अगस्त प्रस्ताव जो पारित किया गया था उससे संतुष्ट नहीं थे। अगस्त प्रस्ताव में केवल इतनी बात कही गई थी कि भारत का संविधान स्वभावतः और स्वतः भारतीय ही तैयार करेंगे, जबकि गांधी जी चाहते थे, कांग्रेस चाहती थी कि इसका एक निश्चित आश्वासन दिया जाए, एक निश्चित तिथि बताई जाए कि भारत कब स्वतंत्र होगा और वो कब अपना संविधान बनाएगा। अगस्त प्रस्ताव में इस किसी बात की कोई चर्चा नहीं की गई थी। लिहाजा महात्मा गांधी ने वो जो प्रांतों में निर्वाचित मंत्रिमंडल आ गया था और जिसमें कांग्रेस सत्ता में आई थी उसको रिजाइन करवा दिया विरोध स्वरूप, क्योंकि अगस्त प्रस्ताव से वो संतुष्ट नहीं थे। अगस्त प्रस्ताव में कोई निश्चित आश्वासन नहीं था, जिसके विरोध स्वरूप उन्होंने कांग्रेस शासित राज्यों में रिजाइन करा दिया। अच्छा, आप जानते हैं कि 1937 में प्रांतों में इलेक्शन हुआ था और इस इलेक्शन से प्रांतों में निर्वाचित मंत्रिमंडल आ गए थे। हालांकि ये चुनाव जो है वो कांग्रेस और मुस्लिम लीग ये दोनों ने आपस में समझौता करके आपस में दोनों ने एक होकर लड़ा था। इस इलेक्शन में कांग्रेस को सामान्य स्थानों पर 75% मत मिले और जो मुस्लिमों के लिए रिजर्व स्थान थे वहां उसको 26% वोट मिले। मुस्लिम लीग की स्थिति इस चुनाव में बहुत अच्छी नहीं थी। जहां मुसलमान अल्पसंख्यक थे वहां तो मुस्लिम लीग मतदाताओं को आकर्षित कर सकी। जैसे पंजाब और कह लीजिए कि पश्चिम बंगाल में जहां मुस्लिम बहुमत में थे, मुस्लिम बहुसंख्या में थे, वहां पंजाब में यूनिस्ट पार्टी सरकार बनाई और बंगाल में कृषक प्रजा पार्टी सरकार बनाई। तो ये सब स्थितियां जो थी वो मुस्लिम लीग के विरुद्ध थी, मुस्लिम लीग को इस इलेक्शन में कमजोर की। इलेक्शन के बाद मुस्लिम लीग की दयनीय स्थिति को देखते हुए कांग्रेस ने उसे मंत्रिमंडल में शामिल करने से मना कर दिया, मंत्रिमंडल में शामिल करने से कतराती रही। इस वजह से मुस्लिम लीग और कांग्रेस के बीच की दूरी और बढ़ गई, उनके बीच वैमनस्यता की खाई और चौड़ी होती गई। इसी दौरान कांग्रेस ने एक जनसंपर्क कार्यक्रम चलाया था जिसका उद्देश्य था कि ग्रामीण क्षेत्र की जो मुस्लिम जनसंख्या है, मुस्लिम जनता है, उसको कांग्रेस से जोड़ा जा सके, कांग्रेस से संबद्ध किया जा सके। तो इन दोनों कारणों से, पहली बात तो मंत्रिमंडल में शामिल न किए जाने की वजह से, दूसरी बात मुस्लिम लीग को लगा कि कांग्रेस उसके परंपरागत मतलब मतों में, परंपरागत समर्थकों में भी सेध लगा रही है। इन दोनों वजहों से उन दोनों की दूरी काफी बढ़ गई। इसीलिए कांग्रेस ने जब कांग्रेस शासित प्रांतों में रिजाइन कराया 22 सितंबर 1939 को, तो इसे मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस के रूप में घोषित किया। उसका ये कहना था कि अमुक प्रांत जो हैं वो कांग्रेस के कुप्रशासन और अन्यायपूर्ण रवैये से मुक्त हो गए। हालांकि यह आरोप निराधार था। लेकिन जो गैर कांग्रेस शासित राज्य थे, जैसे पंजाब था जहां पर यूनिस्ट पार्टी सत्ता में थी, बंगाल था जहां कृषक प्रजा पार्टी सत्ता में थी, सिंध था जहां मुस्लिम लीग को विजय मिली थी, तो इन प्रांतों की सरकारें काम करती रहीं। लेकिन गांधी जी और कांग्रेस ने रिजाइन देकर गांधी जी ने सितंबर 1940 में व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन छेड़ने का निर्णय ले लिया, क्योंकि वो चाहते थे कि ब्रिटिश सरकार जो है वो निश्चित आश्वासन दे कि भारत का संविधान बनाने के लिए संविधान सभा का गठन कब किया जाएगा, भारत को स्वतंत्र कब घोषित किया जाएगा। इसी अपनी मांग का दबाव बनाने के लिए उन्होंने ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध सविनय अवज्ञा आंदोलन
व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन आरंभ करने का निर्णय ले लिया। पहले सत्याग्रही विनोबा भावे जी बने, जिन्होंने 17 अक्टूबर 1940 को युद्ध के विरोध में भाषण देकर अपने सत्याग्रह का आगाज किया, अपने सत्याग्रह का आरंभ किया। 31 अक्टूबर 1940 को विनोबा भावे जी को गिरफ्तार कर लिया गया ब्रिटिश सरकार के द्वारा। और इतने नहीं, मई 1941 आते आते बड़ी संख्याओं में भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को, सविनय अवज्ञा आंदोलन को अपना समर्थन दे रहे थे या इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे थे। उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। यकीन मानिए, इनकी संख्या मई 1941 आते आते 25,000 हो गई। एक बड़ी संख्या में भारतीयों को गिरफ्तार किया गया। अब ये आंदोलन काफी लंबा खींचने लगा, लिहाजा आप जानते हैं कि जब कोई आंदोलन बहुत लंबा खींचने लगता है तो उस आंदोलन की इंटेंसिटी कमजोर होने लगती है, उसकी तीव्रता कमजोर होने लगती है, जनता जो है उसके पर तटस्थ होने लगती है। इन्हीं सारी स्थितियों का आकलन करते हुए दिसंबर 1941 में इस आंदोलन को निलंबित करने का निर्णय लिया गया कांग्रेस कार्यकारिणी के द्वारा, कांग्रेस कार्य समिति के द्वारा इसे निलंबित करने का निर्णय लिया गया। ठीक ही उसी तरह से जैसे 1920 और 1930 के आंदोलनों को भी निलंबित किया गया था बिना किसी परिणाम पर पहुंचे। लेकिन इसके निलंबित करने के निर्णय लेने के पीछे एक बहुत बड़ा मनोविज्ञान भी काम कर रहा था, क्योंकि उसी समय अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट तथा ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल के बीच एक अटलांटिक एग्रीमेंट साइन किया गया था, जिसे अटलांटिक चार्टर के नाम से जाना जाता है, 14 अगस्त 1941 को। और इस एग्रीमेंट में विश्व के इन दोनों शक्तिशाली नेताओं के द्वारा दुनिया को ये वचन दिया गया था, दुनिया को ये आश्वासन दिया गया था, खासकर उन देशों को जो गुलाम थे, कि युद्ध की समाप्ति के पश्चात दुनिया के जो गुलाम देश हैं उन्हें स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। तो कांग्रेस और गांधी जी के मन में भी ये बात चल रही थी कि इस आंदोलन को समाप्त करना ही ठीक रहेगा, क्योंकि फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट और विंस्टन चर्चिल ने जब इस तरह का आश्वासन दिया ही है कि स्वतंत्र द्वितीय विश्व युद्ध के उपरांत गुलाम देशों को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा, तो भारत भी चूंकि गुलाम देश है तो उसे भी स्वतंत्रता मिली जाएगी। इसी उद्देश्य से इस आंदोलन को, इस व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन को निलंबित घोषित किया गया। उधर दूसरी तरफ आप देखिए, क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध चल ही रहा था, जर्मनी की गलती की वजह से दुनिया पर द्वितीय विश्व युद्ध को थोपा गया, उसने पोलैंड पर आक्रमण किया। ये द्वितीय विश्व युद्ध के आरंभ होने की तात्कालिक घटना थी और जर्मनी अभी भी रुका नहीं। जर्मनी ने जून 1941 में रसा पर आक्रमण कर दिया। रसा अभी तक जर्मनी का तटस्थ मित्र हुआ करता था और इस युद्ध से अभी तक अपने को पृथक बनाया था, अपने को सेपरेट बनाए हुए था। लेकिन जर्मनी किस गलती की वजह से, क्योंकि जर्मनी ने रसा पर भी अटैक कर दिया, जर्मनी की इस गलती की वजह से रसा ने क्या किया कि जर्मनी के विरुद्ध उस समय पूरा विश्व जो है वो दो ध्रुवों में बंटता नजर आया। एक को मित्र राष्ट्र कहा गया जिसका नेतृत्व इंग्लैंड और फ्रांस कर रहे थे, और दूसरे को ध्रुवीय राष्ट्र कहा गया जिसका नेतृत्व जर्मनी, इटली और जापान कर रहे थे। तो जर्मनी द्वारा रसा पर आक्रमण करने की वजह से जहां अभी तक रसा इस युद्ध से पृथक था, उसने जर्मनी की गलती के कारण ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध, अर्थात जर्मनी, इटली और जापान के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों में के साथ शामिल हो गया, मतलब इंग्लैंड और फ्रांस के साथ। उसी समय एक दूसरी गलती दूसरे ध्रुवीय राष्ट्र की तरफ से की गई, जापान की तरफ से की गई। जापान आप जानते हैं कि
भौगोलिक दृष्टि से या जनसंख्या की दृष्टि से दुनिया का बहुत छोटा देश है, लेकिन सामरिक दृष्टि से मतलब स्ट्रेटेजिकली या यूं कह लीजिए कि मतलब साइंटिफिक दृष्टि से, वैज्ञानिक दृष्टि से, तकनीकी दृष्टि से, टेक्नोलॉजिकली वो उतने मजबूत और सशक्त देश है। जापान ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका को चुनौती दे दी। जापान ने 7 दिसंबर 1941 को पर्ल हार्बर स्थित अमेरिकी नौसेना पर अटैक कर दिया और इस अटैक की वजह से अमेरिका के धन जन की बड़ी क्षति हुई। अमेरिका अभी इस युद्ध से अलग था, न तो वो मित्र राष्ट्रों की तरफ था, न वो धुरी राष्ट्रों की तरफ। लेकिन जापान जो ध्रुवीय गुट का एक सदस्य था, उसकी गलती की वजह से अमेरिका भी ध्रुवीय राष्ट्रों के विरुद्ध वो मित्र राष्ट्रों की तरफ से इस युद्ध में शामिल हो गया। और आप जानते हैं कि अमेरिका की चूंकि एक बड़ी क्षति हुई थी, इस क्षति का बदला उसने लिया था आगे चल के। हिरोशिमा और नागासाकी पर जो जापानी नगर थे उन पर परमाणु बम गिराकर, जिससे आज भी जापान उबर नहीं पाया है, तो उसने ये बदला लिया था। जापान की इस गलती की वजह से अमेरिका भी ध्रुवीय शक्तियों के विरुद्ध मित्र राष्ट्रों की तरफ शामिल हो गया। लेकिन जापान पर इसका कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ा। जापान अपने विजय रथ पर सवार होकर आगे बढ़ता रहा और उसने इस लड़ाई के क्रम में, इस मतलब क्रम में उसने रंगून का नाम आपने सुना होगा, जिसे आज एंगून कहा जाता है। उस समय रंगून जहां की राजधानी थी, उस देश का नाम बर्मा था। वर्तमान में दोनों नाम बदल दिए गए। बर्मा का नाम बदलकर म्यांमार कर दिया गया और रंगून जो राजधानी थी उसका नाम बनाकर यंगून कर दिया। तो जापान ने रंगून पर कब्जा कर लिया। जापानी सेनाओं ने अंडमान निकोबार द्वीप समूह, जो वर्तमान भारत का एक संघ शासित प्रदेश है, भारत का जलीय क्षेत्र है, उस पर अधिकार कर लिया। जापानी सेनाओं ने कलकत्ता पर बमवर्षा की। कलकत्ता मतलब वर्तमान पश्चिम बंगाल की राजधानी है, वहां पर, जिसे आज कोलकाता के नाम से जाना जाता है, वहां पर बमवर्षा की। जापानी सेनाएं इम्फाल तक बढ़ाई। इम्फाल मतलब वर्तमान मणिपुर की राजधानी, यहां तक बढ़ाई। अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खलबली मच गई। खलबली मच गई कि जापान भारत को जीत लेगा। जापान भारत को जीत लेगा। खलबली का कारण यह नहीं था। खलबली का कारण यह था कि जापान भारत के मार्फत ब्रिटेन को जीत लेगा, इंग्लैंड को जीत रहा था। क्योंकि भारत का अपना क्या था, भारत तो गुलाम राज्य था, भारत पर ब्रिटेन का शासन था, भारत पर ब्रिटेन का नियंत्रण था। इसका मतलब है कि जापान जो है वो भारत के मार्फत ब्रिटेन को जीत रहा है। और ये चीज यूरोपीय और अमेरिकी देशों को कतई स्वीकार नहीं था कि कोई एशियाई देश किसी यूरोपीय देश पर विजय हासिल करे। अच्छा, उसी समय सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज भी जापान के साथ मिलकर नागालैंड में, असम में, मणिपुर में ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध, इस द्वितीय विश्व में कह लीजिए कि मित्र राष्ट्रों के विरुद्ध युद्ध कर रही थी। तो इन सारी परिस्थितियों ने प्रेरित किया तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट को। फ्रैंकलिन डी रूजवेल्ट ने अमेरिकी राष्ट्रपति चांग काई शेक से संपर्क किया। उन्होंने चांग काई शेक को इस बात के लिए कन्विंस करने की कोशिश की कि अरे भाई, ब्रिटेन पर दबाव बनाइए ताकि वो भारत को स्वतंत्र घोषित करे, जिससे इस युद्ध में भारत की मदद ली जा सके। लिहाजा पहली बार ब्रिटेन ने अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करते हुए जो व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन के दौरान 25,000 भारतीयों को बंदी बनाया गया था, उन्हें रिलीज करने का निर्णय लिया। और इसके अलावा अपने मंत्रिमंडल के एक प्रमुख सदस्य जो ब्रिटेन में
उद्योग कह ली व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे सर स्टेफोर्ड क्रिप्स। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारत में भारतीय दलों से संविधान निर्माण के मुद्दे पर संविधान सभा गठित करने के इशू पर बातचीत करने के लिए भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन के नाम से जाना जाता है। और इस मिशन के द्वारा जो प्रस्ताव पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा, इस मिशन को जो प्रस्ताव पारित करके दिया गया था उसे क्रिप्स प्रस्ताव के नाम से जाना जाता है। क्योंकि अब ब्रिटिश सरकार यह महसूस करने के लिए विवश हो गई थी कि भारत की संवैधानिक समस्या का समाधान करना अत्यंत आवश्यक हो गया है। और इसी तथ्य को समझते हुए ब्रिटिश सरकार ने ये क्रिप्स प्रस्ताव भारत भेजा था। सर स्टेफोर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में वो कुछ प्रस्ताव लेके आए थे। भारतीयों द्वारा अपनी स्वतंत्रता के लिए लगातार लड़ी जा रही लड़ाई तथा द्वितीय विश्व युद्ध में जापान की बढ़ती हुई शक्ति ने अंतर्राष्ट्रीय जगत का ध्यान भारत की तरफ आकर्षित किया था। ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका व चीन ने भारत को स्वतंत्र करने के लिए ब्रिटेन पर दबाव डाला। अब ब्रिटिश सरकार को भी यह विश्वास हो गया था कि भारतीयों की मांग को लेकर और टाला नहीं जा सकता। अतः तत्कालीन ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने पूर्व मंत्रिमंडल के सदस्य थे और वर्तमान में वो ब्रिटेन में वहां के व्यापार मंडल के अध्यक्ष थे, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स को भारतीय नेताओं से वार्ता करने हेतु दिल्ली भेजा, भारत भेजा। क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के अधिकृत वार्ताकार पंडित जवाहरलाल नेहरू तथा मौलाना आजाद थे। मतलब ये तय किया गया कि क्रिप्स प्रस्ताव में जो प्रस्ताव पारित किया गया है, जिन बातों को लेके स्टेफोर्ड क्रिप्स भारत आए हुए हैं बातचीत करने के लिए, उसमें भारत का पक्ष रखने के लिए जवाहरलाल नेहरू और मौलाना आजाद को कांग्रेस के प्रतिनिधि के रूप में अपॉइंट किया गया। मार्च 1942 को प्रस्तुत क्रिप्स प्रस्ताव में यह कहा गया था कि युद्ध के उपरांत संविधान की रचना के लिए निर्वाचित संविधान सभा का गठन किया जाएगा। मतलब क्रिप्स प्रस्ताव में जो 4 प्रमुख बातें कही गई थी, तो पहली बात ये कही गई थी जिनका हम भारतीय मतलब विगत कई वर्षों से मांग करते हुए आ रहे थे, तो इस पर कोई विरोध नहीं था, न तो कांग्रेस में और न मुस्लिम लीग में। क्योंकि पहली बात जो कही गई थी वो कहा गया था कि भारत के संविधान का निर्माण भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा के द्वारा किया जाएगा। ये हमारी मांग भी थी, हम भारतीयों की मांग भी थी, और क्रिप्स प्रस्ताव में पहली बात कही गई थी। इसलिए भारत की तरफ से क्रिप्स प्रस्ताव में उल्लिखित पहले मतलब प्रस्ताव पर किसी तरह का कोई विरोध नहीं था। दूसरी बात जो उसमें कही गई थी कि भारत को डोमिनियन स्टेटस, डोमिनियन का मतलब है उपनिवेश का दर्जा, तथा उसे ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबर की भागीदारी दी जाएगी। यहां पर थोड़ा सा समझने वाली बात है कि डोमिनियन स्टेटस देने की जो बात कही गई, क्योंकि आप जानते हैं कि इस चीज की मांग की गई थी नेहरू रिपोर्ट में भी भारत के लिए डोमिनियन स्टेटस प्रदान करने की मांग ब्रिटिश सरकार से की गई थी। तो उन्हीं सारी चीजों पर गौर करते हुए ब्रिटिश सरकार ने जो क्रिप्स प्रस्ताव भेजा, उस प्रस्ताव में दूसरी जो बात कही गई थी उसमें यही कहा गया था कि भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा तथा ब्रिटिश राष्ट्रकुल में बराबर की भागीदारी प्रदान की जाएगी। डोमिनियन स्टेटस का तात्पर्य था कि भारत जो है वो भारत को ब्रिटेन स्वतंत्र घोषित करेगा, ये प्रस्ताव में बात कही गई। लेकिन स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटेन का राज्याध्यक्ष वही होगा भारत का राज्याध्यक्ष वही होगा जो ब्रिटेन का राज्याध्यक्ष होगा। मतलब अभी भी
प्रतीकात्मक रूप से, सांकेतिक रूप से या सिंबॉलिकली कह लीजिए कि भारत का अध्यक्ष जो होगा वो ब्रिटेन का क्राउन ही होगा। जैसा कि वर्तमान में अभी आज की तिथि में अगर आप देखें तो ऑस्ट्रेलिया और कनाडा का राज्याध्यक्ष जो होता है वो ब्रिटेन का क्राउन ही होता है, क्योंकि वो उन्हें आज भी डोमिनियन स्टेटस ही प्राप्त है। तो डोमिनियन स्टेटस का मतलब है कि स्वतंत्रता के बाद भी ब्रिटिश सम्राट या साम्राज्ञी ही, मतलब वो सांकेतिक रूप से, प्रतीकात्मक रूप से, सिंबॉलिक रूप से राजाध्यक्ष कहलाएंगी। तो ये बात कही गई थी। और दूसरी बात कही कि ब्रिटिश राष्ट्रकुल में भारत को बराबर की भागीदारी दी जाएगी। यहां ब्रिटिश राष्ट्रकुल से तात्पर्य कि ऐसे देशों का संगठन, ऐसे देशों का समूह, ऐसे देशों का कुल जो कालांतर में ब्रिटेन के गुलाम थे, आगे चलकर जब ब्रिटेन से स्वतंत्र हुए तो उन्होंने आपसी सहयोग के लिए एक संगठन बना लिया ताकि आपसी सहयोग के माध्यम से वो अपना विकास कर सके। तो इसी संगठन को ब्रिटिश राष्ट्रकुल या कॉमनवेल्थ नेशन के नाम से जाना जाता है। तो जो हैसियत, जो अधिकार, जो स्टेटस ब्रिटिश राष्ट्रकुल में शामिल राष्ट्रों को दिया गया था, वही अधिकार, वही स्टेटस, वही दर्जा भारत को भी दिए जाने का प्रस्ताव किस प्रस्ताव में दिया गया था, किस प्रस्ताव में उल्लेख इसका किया गया था। मुस्लिम लीग को भारतीय संघ को स्वीकार करने या न स्वीकार करने की स्वतंत्रता होगी, इस बात का उल्लेख भी किस प्रस्ताव में स्पष्ट तौर पर किया गया था। नए संविधान के निर्माण तक भारत की रक्षा का दायित्व ब्रिटिश सरकार पर होगा। मतलब इस प्रस्ताव में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया गया था कि जब तक भारत अपने संविधान का निर्माण नहीं कर लेता, तब तक भारत की रक्षा का दायित्व, भारत को सिक्योरिटी प्रोवाइड करने का दायित्व ब्रिटिश सरकार अपने कंधों पर रखेगी। ब्रिटिश सरकार ये दायित्व अपना तब तक निभाती रहेगी जब तक कि भारत अपना संविधान बनाकर अपने संवैधानिक व्यवस्था के तहत अपने शासन व्यवस्था को स्थापित नहीं कर लेता। मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया क्योंकि देश का सांप्रदायिक आधार पर विभाजन की उसकी मांग नामंजूर कर ली गई थी। असल में इस प्रस्ताव में एक जो और महत्वपूर्ण बात कही गई थी वो ये कहा गया था कि विभिन्न प्रांतों, जो ब्रिटिश प्रांत थे तथा जो देशी रियासतें थी, इन प्रांतों तथा देशी रियासतों को मिला के एक संघ का निर्माण किया जाएगा। और चौथी बात इस प्रस्ताव में, या अगली बात जो इस प्रस्ताव में महत्वपूर्ण जो बात कही गई थी, जो महत्वपूर्ण प्रस्ताव उल्लेख किया गया था, उसका प्रस्ताव का उल्लेख किया गया था इस प्रस्ताव में, वो कहा गया था कि जो प्रांत या देशी रियासत इस संविधान को मानने के लिए तैयार न हो, वे तत्समय विद्यमान अपनी संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। आगे चलकर ब्रिटिश सरकार उनके लिए अलग से कोई संवैधानिक व्यवस्था करेगी। अब इस प्रस्ताव में तो भारत के विभाजन का तथ्य निहित था, जो नीति ब्रिटिश सरकार सदैव अख्तियार करती रही, सदैव अपनाती रही। अब इसमें यह कहा गया कि जो प्रांत या देशी रियासत इस संविधान को मानने के लिए तैयार न हो, जिस संविधान बनाने का प्रस्ताव किस प्रस्ताव में किया गया है कि भारत अपना संविधान बनाए, भारतीयों द्वारा निर्वाचित संविधान सभा संविधान का निर्माण करे, लेकिन इसमें यह कहा गया कि इस प्रकार निर्मित संविधान को जो प्रांत या देशी रियासत स्वीकार न करें, वे तत्समय विद्यमान अपनी संवैधानिक स्थिति को बनाए रखने के लिए स्वतंत्र होंगे। तत्समय उनकी क्या संवैधानिक स्थिति? ब्रिटेन के अधीन थे। इसका मतलब है कि जो प्रांत इस संविधान को माने वो भारत हो जाएगा, जो प्रांत या देशी रियासत इसको न माने वो भारत से अलग हो जाएगा। इसका मतलब है कि इस प्रस्ताव के माध्यम से भारत के साथ एक बहुत कपट, एक बहुत छल पूर्वक नीति अपनाई गई थी। भारत साथ एक बहुत छल इसमें निहित था। भारत को खंड खंड बांट देने की एक बड़ी साजिश थी इस प्रस्ताव में। लिहाजा भारत के दोनों राजनीतिक दलों ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। हालांकि
दोनों के द्वारा इस प्रस्ताव को अस्वीकार करने के जो रीजन थे, जो कारण थे, वो अलग अलग थे। कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को इस कारण अस्वीकार किया, इसलिए इसलिए डिनाई किया, क्योंकि पहली बात तो कांग्रेस चाहती थी कि भारत को पूर्ण स्वराज का दर्जा दिया जाए, मतलब उसे डोमिनियन स्टेटस का दर्जा स्वीकार नहीं था कि स्वतंत्रता के बाद भी हमारा राज्याध्यक्ष ब्रिटेन का राज्याध्यक्ष हो, ब्रिटेन का सम्राट या साम्राज्ञी हो। दूसरी बात, चूंकि इस प्रस्ताव का जो चौथा बिंदु था उसमें भारत के विभाजन के तथ्य निहित थे कि जो प्रांत या देशी रियासत इस संविधान को न माने वो अलग हो जाए भारत से। तो भारत के विभाजन का बीज निहित होने के कारण, उसका तथ्य निहित होने के कारण कांग्रेस ने इस प्रस्ताव को मानने से अस्वीकार कर दिया। इसी प्रकार मुस्लिम लीग ने भी इसे मानने से अस्वीकार कर दिया, क्योंकि मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया। मुस्लिम लीग का मानना था कि मुस्लिम लीग ने मांग की थी ब्रिटिश सरकार से कि जिन्ना द्वारा बताए गए मुस्लिम बहुल प्रांतों को मिलाकर एक मुस्लिम राज्य बनाया जाए जिसे पाकिस्तान नाम से जाना जाएगा। क्योंकि इस प्रस्ताव में मुस्लिम लीग के इस विभाजन की मांग को या पाकिस्तान के निर्माण की मांग को स्वीकार नहीं किया गया था कि उस प्रस्ताव में इसका कोई उल्लेख नहीं किया गया था। पहली बात, इसलिए मुस्लिम लीग ने इस प्रस्ताव को अस्वीकार किया। दूसरी बात, मुस्लिम लीग चाहती थी कि भारत का विभाजन करते हुए जो दो देश अस्तित्व में आए, एक भारत और पाकिस्तान, तो दोनों देशों के लिए अलग अलग संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया जाए, जबकि क्रिप्स प्रस्ताव में सिर्फ एक संविधान सभा के गठन का प्रावधान किया गया था। तो इस प्रकार क्रिप्स प्रस्ताव को भारत के दोनों प्रमुख राजनीतिक दलों ने, कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने, अलग अलग कारणों से इसे स्वीकार करने से मना कर दिया। अब देखिए, इसमें मेंस में जो लिखने का सवाल आपका आता है, उसमें सवाल इस तरह से पूछा जाता है कि कांग्रेस ने क्रिप्स मिशन को क्यों अस्वीकार कर दिया था, या उन कारणों का उल्लेख कीजिए जिस वजह से कांग्रेस ने क्रिप्स प्रस्ताव को मानने से अस्वीकार कर दिया। इसी तरह मुस्लिम लीग के बारे में पूछा जा सकता है कि मुस्लिम लीग ने किन कारणों से क्रिप्स मिशन प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। तो उन कारणों का हमने जिक्र किया कि कांग्रेस ने इसे इसलिए अस्वीकार किया क्योंकि इसमें भारत के विभाजन के तथ्य निहित थे, भारत के विभाजन के बीज अंतर्निहित थे, और दूसरी बात, क्योंकि भारत जो है वो अब पूर्ण स्वराज की मांग कर रहा था, जबकि इस प्रस्ताव के द्वारा भारत को केवल डोमेनियन स्टेटस का दर्जा दिया जा रहा था, उपनिवेश का दर्जा दिया जा रहा था, अधिराज्य का दर्जा दिया जा रहा था। ये भारतीयों को, ये कांग्रेसियों को, हमारे राष्ट्रवादी नेताओं को स्वीकार नहीं था। मुस्लिम लीग चूंकि विभाजन की मांग कर रही थी, प्रस्ताव में विभाजन की बात को स्वीकार नहीं किया गया था। मुस्लिम लीग चाह रही थी कि जिन्ना द्वारा बताए गए जो मुस्लिम बहुल प्रांत है उसको लेके एक नया मुस्लिम राज्य बनाया जाए जो पाकिस्तान नाम से जाना जाए, इस बात का उल्लेख नहीं था। मुस्लिम लीग 2 संविधान सभा गठित करने की मांग कर रही थी, उसमें सिर्फ एक संविधान सभा गठित करने की बात कही गई थी। तो ये तमाम कतिपय कारण थे जिसकी वजह से कांग्रेस और मुस्लिम लीग ने किस प्रस्ताव को मानने से अस्वीकार कर दिया था, उसे नामंजूर कर दिया था। गांधी जी ने इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए इसे पोस्ट डेटेड चेक कहकर इसकी आलोचना की थी। इसे पोस्ट डेटेड चेक कहा था। पोस्ट डेटेड चेक का मतलब है, गांधी जी का कहने का मतलब था कि जिस चीज को, जिस स्टेटस को आज हमको दे रहे हो, इस स्टेटस की मांग हम तब कर रहे थे जब आपने ऑस्ट्रेलिया और कनाडा को दिया था। आज हमारे लिए वो दर्जा एक्सपायर कर गया है। गांधी जी ने कहा था कि पूर्ण स्वतंत्रता से कम, पूर्ण स्वराज से कम अब कुछ भी स्वीकार नहीं है। आज हमारी मांग वो पूर्ण स्वराज की हो गई है, डोमिनियन स्टेटस का नहीं। डोमिनियन स्टेटस ये हमारे लिए ठीक उसी तरह से हो गया है जैसे कोई उत्तर दिनांकित चेक हो। आप जानते हैं कि अगर कोई बैंक चेक इशू करता है तो उस चेक पर एक निश्चित डेट का उल्लेख होता है। अगर उसी तिथि, उसी डेट के अंतर्गत, उसी डेट की समय सीमा के भीतर ही आपने
उस चेक को कैश कर लिया, बैंक से पैसा ले लिया तो मिल जाएगा। अगर वो डेट एक्सपायर कर गई है तो वो चेक आपके लिए एक सामान्य सा कागज का टुकड़ा बन के रह जाएगा। यही तुलना की थी महात्मा गांधी ने किस प्रस्ताव का, कि वो डेट खत्म हो गई है। वो डेट हमारी तब थी डोमिनियन स्टेटस की जब आपने ऑस्ट्रेलिया को दिया था, जब आपने कनाडा को दिया था वो दर्जा। उस समय हमारी वो मांग थी, हमारी डोमिनियन स्टेटस की मांग की और समाप्त हो गई है। अब हमको पूर्ण स्वाधीनता चाहिए, अब हमको पूर्ण स्वराज चाहिए। और इसीलिए उन्होंने कहा कि क्रिप्स प्रस्ताव जो है वो एक पोस्ट डेटेड चेक है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसी बात में ये अपना विचार जोड़ते हुए कहा था कि ये पोस्ट डेटेड चेक जो है, ये उत्तर दिनांकित चेक जो है, ये डूबते बैंक के द्वारा निर्गत किया गया था। उसने पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसमें इस चीज को जोड़ा को डूबते बैंक। डूबते बैंक का क्या मतलब है कि कोई ऐसा बैंक जो इनकरप्ट घोषित कर दिया गया हो, दिवालिया घोषित कर दिया गया हो। अगर वो आपको कोई चेक देता है तो दुनिया में घूम आइए, वो कैश नहीं होगा, क्योंकि उस बैंक की क्रेडिबिलिटी ही मतलब खत्म हो गई है। उसकी साख जो है वो समाप्त हो गई है। उसकी क्रेडिबिलिटी को, उसके साख को इनकरप्ट घोषित कर दिया गया है। तो उस जो डूबता हुआ बैंक है, जो करप्ट बैंक है, जो दिवालिया बैंक है, अगर वो कोई चेक देता है तो उस चेक का कोई अर्थ नहीं रहता, वो कभी कैश नहीं हो पाएगा। जवाहरलाल नेहरू ने इसी की तुलना ब्रिटेन से की थी कि ब्रिटेन की हालत द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों की वजह से वही हो गई है जो एक डूबते बैंक की होती है, जो अपना साख बचाने में विवश हो जाता है। ठीक ब्रिटेन भी अपना साख बचाने, अपनी क्रेडिट बचाने में, अपनी प्रतिष्ठा बचाने में असफल हो गया है। तो वो हमको स्वतंत्रता की क्या गारंटी देगा। तो इसीलिए जवाहरलाल नेहरू ने इस प्रस्ताव को एक डूबते बैंक के नाम उत्तर दिनांकित चेक कहा था, एक पोस्ट डेटेड चेक कहा था। जबकि जवाहरलाल नेहरू ने इसे पोस्ट डेटेड चेक या महात्मा गांधी ने इसे पोस्ट डेटेड चेक या उत्तर दिनांकित चेक की संज्ञा से अभिहित किया था। अब क्रिप्स मिशन के अस्वीकार करने के पश्चात उत्पन्न निम्नलिखित राजनीतिक घटनाओं का क्रम। जब यह प्रस्ताव अस्वीकार कर दिया गया, उसके बाद भारत में तमाम ऐसी राजनीतिक घटनाएं घटी जिससे ब्रिटेन जो है वो विवश होने सा लगा, विवशता महसूस करने लगा। और उसमें जो एक बड़ा मतलब भारत में आंदोलन लाया गया अस्तित्व में, जिसे भारत छोड़ो आंदोलन कहा गया। क्योंकि क्रिप्स मिशन को जब अस्वीकार कर दिया गया तो फिर से जो एक उम्मीद जगी थी भारत और ब्रिटेन के बीच एक समझौते के माध्यम से कि उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा, उसका कुछ निर्णय निकलेगा भारत में संविधान बनाने के लिए, संविधान सभा गठित करने के संबंध में, वो एक उम्मीद जो थी वो टूटती हुई नजर आई। इसे देखते हुए सुभाष चंद्र बोस का मानना था कि ब्रिटेन की कमजोरी, ब्रिटेन जो द्वितीय विश्व युद्ध की परिस्थितियों की वजह से कमजोर हो गया है, तो ब्रिटेन की कमजोरी भारत के लिए एक सुअवसर है। उनका यह मानना था कि इस ब्रिटेन की कमजोरी को एक सुअवसर मानते हुए भारत को ब्रिटेन के विरुद्ध ध्रुवीय शक्तियों की तरफ से शामिल होकर युद्ध करना चाहिए और ब्रिटेन को पूरी तरह से नस्तनाबूद करते हुए स्वतंत्रता अर्जित कर लेना चाहिए, ताकि भारत जो है स्वतंत्र देश के रूप में अपने संविधान का निर्माण कर सके। लेकिन चूंकि गांधी जी, आप जानते हैं कि गांधी जी जो थे वो नैतिकता के समर्थक थे, वो नैतिक मूल्यों को लेकर चलते थे और उनका मानना था कि ये बात नैतिक मूल्यों के विरुद्ध होगी कि किसी व्यक्ति, किसी देश की कमजोरी का लाभ उठाया जाए। ब्रिटेन अभी कमजोर हो गया है और उसकी कमजोरी का लाभ उठाना ये नैतिकता के विरुद्ध होगा। इसलिए वो ब्रिटेन पर दबाव नहीं डालना चाहते थे, इसलिए वो ब्रिटेन के विरुद्ध पहले ध्रुवीय शक्तियों के तरफ से युद्ध नहीं करना चाहते थे। दूसरी तरफ जवाहरलाल नेहरू, चूंकि ध्रुवीय शक्तियों के विरुद्ध एक उनका वैचारिक शत्रु भाव का संबंध था। क्योंकि आप जानते हैं जवाहरलाल नेहरू जो थे
वो सोशलिस्ट नेचर के व्यक्ति थे, समाजवादी प्रकृति के व्यक्ति थे, समाजवाद समाजवादी विचारधारा को स्वीकार करते थे। और जो कि इटली और जर्मनी जो नाजीवाद और कह लीजिए कि फांसीवाद के समर्थक थे, जो एक तानाशाही रवैया था, तानाशाही विचारधारा थी, इसके विरुद्ध थे। इसलिए वो ध्रुवीय शक्तियों से नहीं मिलना चाहते थे और न ही ब्रिटेन को इस बिहार पर झंझट में डालना चाहते थे। लेकिन जनता का दृष्टिकोण अब परिवर्तित हो गया था। जनता किसी भी स्थिति में अब स्वतंत्रता चाहती थी, स्वतंत्रता पर आमादा हो गई थी। जनता के इसी भावना को समझते हुए कांग्रेस ने 8 अगस्त 1942 को एक प्रस्ताव पारित किया, जिसे प्रस्ताव पारित करके उसने ब्रिटिश सरकार के समक्ष ये मांग रखी कि ब्रिटेन भारत को स्वतंत्र घोषित करे और इसके बदले इस युद्ध में हम ध्रुवीय शक्तियों के विरुद्ध मतलब ब्रिटेन का साथ देंगे। लेकिन चूंकि ब्रिटेन ने भारत के इस मांग को, कांग्रेस की इस मांग को स्वीकार नहीं किया, लिहाजा 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने एक नारा दिया, एक स्लोगन दिया, डू और डाई, मतलब करो या मरो का नारा देते हुए भारत छोड़ो आंदोलन, क्विट इंडिया मूवमेंट का आगाज किया गया, आरंभ किया गया। 9 अगस्त 1942 को, मतलब बिल्कुल अगले दिन, सूर्योदय से पहले ब्रिटिश सरकार ने बड़ी नृशंसता, बड़ी क्रूरता के साथ तमाम बड़े भारतीय नेताओं को गिरफ्तार कर लिया और उसने बड़ी क्रूरता के साथ इस आंदोलन का दमन किया। इसकी क्रूरता का आंकलन आप करें तो इतनी कम अवधि में 1100 भारतीयों को मारा गया था, 92,000 भारतीयों को बंदी बनाया गया था। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को बड़ी नृशंसता के साथ, बड़ी क्रूरता के साथ इसका दमन कर दिया और ये आंदोलन विफल हो गया, ये आंदोलन फेल्योर हो गया। हालांकि इसके फेल्योर होने के पीछे, इसके असफल होने के पीछे और कई कारण थे। जैसे इसमें प्रमुख कारण था कि इस आंदोलन की पहली बात तो कोई व्यवस्थित तैयारी नहीं की गई थी, इसकी कोई सुनिश्चित योजना नहीं तैयार की गई थी, इस आंदोलन को कोई सटीक मार्गदर्शन प्राप्त नहीं था। जनता में जो भावनाओं का ज्वार था उसकी अभिव्यक्ति सामूहिक हिंसा और तोड़फोड़ के रूप में सामने आई। सार्वजनिक भवनों पर अटैक किए गए, जैसे रेलवे स्टेशन, पुलिस स्टेशन, डाकघर तथा सार्वजनिक संपत्ति को क्षति पहुंचाई गई, यातायात बाधित किया गया, स्कूल तोड़ दिए गए, औद्योगिक इकाइयों के श्रमिक हड़ताल पर चले गए इस आंदोलन के पक्ष में, और कुछ जिलों में तो प्रशासन का नामो निशान मिटा दिया गया। 2-4 जिले ऐसे थे जहां पर पैरेलल गवर्नमेंट की स्थापना कर दी गई, समानांतर सरकार की स्थापना कर दी गई। लेकिन इन सारे के बावजूद आंदोलन विफल हो गया। विफलता का और भी बड़ा कारण था क्योंकि मुस्लिम लीग सहित अधिकांश मुस्लिमों ने इस आंदोलन में भाग नहीं लिया, बल्कि ब्रिटेन का सहयोग किया। इसी प्रकार साम्यवादियों ने भी आंदोलनकारियों का विरोध किया और इनके विरुद्ध ब्रिटिश सरकार का सहयोग किया। उन्होंने आंदोलनकारियों के विरुद्ध ब्रिटिश सरकार के पक्ष में गुप्तचरी की। उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इस बात से अवगत कराया कि आंदोलनकारी आपके विरुद्ध किस तरह की स्ट्रेटजी बना रहे हैं, किस तरह की रणनीति तय करके इस आंदोलन में आगे बढ़ रहे हैं। तो ये सारी गोपनीय जानकारी साम्यवादियों के द्वारा ब्रिटिश सरकार को मुहैया कराई गई थी। अब आप कल्पना कर सकते हैं कि क्या कोई आंदोलन, जो इतना बड़ा आंदोलन, जो राष्ट्रीय आंदोलन हो, वो सफल हो सकता है जब आपके अपनों के बीच के लोग ही इसका विरोध कर रहे हों। विषय में अगर आपको एक उदाहरण के माध्यम से बताएं, एक बहुत बड़ा बट वृक्ष था, बहुत बहुत विशालकाय एक बट वृक्ष था, बरगद का पेड़ था। एक बार एक कुल्हाड़ी जान रहे ना, कुल्हाड़ी का वो लोहे वाला पोर्शन, उसमें हैंडल नहीं लगा था, वो उसको काटने आया
कुल्हाड़ी ने वटवृक्ष से कहा कि मैं तुम्हें काटने आई हूं। वट वृक्ष उसके ऊपर व्यंग्यात्मक रूप से मुस्कुराने लगा और उसने कहा कि तुम जानती हो हमारी क्या औकात है, कई टन की, और तुम्हारी औकात कुछ ग्राम की है, तुम काट पाओगी हमको? कुल्हाड़ी वापस चली गई। थोड़ी देर में वही कुल्हाड़ी जो लोहे का पोर्शन था, वो लकड़ी का हैंडल पहनकर आई, लकड़ी का हत्था पहनकर आई। अब वटवृक्ष अपने ऊपर उसे अपने ऊपर व्यंग्यात्मक मुस्कान आने लगी। अब उसने कहा कि अब तुम काट सकती हो, क्योंकि जब अपने लोग अपनों का विनाश करने में सहयोग करने लगेंगे तो उसे फिर कोई नहीं बचा सकता। वटवृक्ष का कहना था कि लोहे वाला पोर्शन अकेले उस वटवृक्ष को नहीं काट सकता था, उसकी औकात नहीं थी, लेकिन उस लोहे में जो लकड़ी का हैंडल लगा, उस लकड़ी के हैंडल के बदौलत, और लकड़ी किसके परिवार की? लकड़ी बरगद कुल की है, लकड़ी जो है वो बरगद के परिवार की है, वो सहयोग कर रही है, और अगर वो सहयोग कर रही है तो वटवृक्ष का वो उसका विनाश किया जा सकता है, उसे काटा जा सकता है। यही तो बात यहां पर थी कि मुस्लिम लीग सहित अधिकांश मुस्लिम कौन थे? भारत के थे। सहयोग किसका कर रहे थे? ब्रिटेन का कर रहे थे। साम्यवादी दल और साम्यवादी दल के सदस्य, उसके समर्थक कौन थे? भारत के थे, भारतीय थे। समर्थन किसका कर रहे थे? ब्रिटेन का कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में जब अपने स्वयं अपनों के विनाश में सहयोग कर रहे हैं तो उसे कोई नहीं बचा सकता। लिहाजा आंदोलन जो है वो पूरी तरह से विफल हो गया, पूरी तरह से असफल हो गया। सवाल इस पर पूछा जाता है मुख्य परीक्षा में, भारत छोड़ो आंदोलन की असफलता के कारणों का उल्लेख कीजिए। तो इसकी असफलता के क्या कारण? इसकी सफलता का पहला कारण जो मैंने आपको बताया, अगर पॉइंट वाइज में आप लिखिए तो पहला कारण आप बताइए कि चूंकि इस आंदोलन की भारतीयों की तरफ से कोई व्यवस्थित तैयारी नहीं की गई थी, कोई सुनिश्चित योजना नहीं बनाई गई थी, इस आंदोलन को कोई सटीक मार्गदर्शन नहीं प्राप्त था, जनता में जो भावनाओं का ज्वार था उसकी अभिव्यक्ति सामूहिक हिंसा तथा तोड़फोड़ के रूप में हुई, इसलिए आंदोलन असफल हो गया। क्योंकि कोई भी आंदोलन सफल बनाने के लिए सबसे पहले जरूरी होता है कि उसकी व्यवस्थित तैयारी की जाए, उसको सही मार्गदर्शन प्राप्त हो, और मतलब उसकी एक सुनिश्चित योजना बनाई जाए, हमको किस किस रूप में कहां कहां कैसे कैसे अटैक करना है व्यवस्था पर, मतलब स्थापित व्यवस्था पर, तभी कोई आंदोलन जो सफल हो पाता है। तो ऐसी कोई रणनीति नहीं बनाई गई थी, पहली बात। दूसरी बात इसकी सफलता का, चूंकि मुस्लिम लीग या मुस्लिमों ने, अधिकांश मुस्लिमों ने इसमें सहयोग नहीं किया था, सहयोग न करते बात चलती, ब्रिटेन का उन्होंने सहयोग किया था, साम्यवादियों ने भी वही भूमिका निभाई थी, तो आंदोलन का सफल होना जरूर तय था। तो ये तमाम कारण थे जिसकी वजह से आंदोलन जो है वो असफल हो गया। अब इसमें दो और राजनीतिक घटनाएं हुई क्रिप्स मिशन के बाद, क्रिप्स प्रस्ताव के बाद। द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति, आप जानते हैं कि मई 1945 में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। हालांकि जापान का युद्ध अगस्त 1945 चलता रहा, लेकिन यूरोप में द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त हो गया। द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होने और उसी समय ब्रिटेन में एक बड़ी राजनीतिक घटना हुई। ब्रिटेन में उसी दौरान इलेक्शन कराए गए, और उस इलेक्शन का जो परिणाम हुआ वो, चूंकि अभी तक कंजर्वेटिव पार्टी सत्ता में थी, जिसके नेता विंस्टन चर्चिल थे, जिनका रुख भारत की तरफ बड़ा निशंसात्मक था, बड़ा क्रूर था, बड़ा विद्वेषात्मक था, तो विंस्टन चर्चिल का दल, मतलब कह लीजिए कि कंजर्वेटिव पार्टी उस चुनाव में हार गई, और लेबर पार्टी, श्रमिक दल, जिसके नेता क्लेमेंट इटली साहब थे, इनका दल अस्तित्व में आ गया। इस घटना की वजह से, इस राजनीतिक घटना की वजह से वातावरण में कुछ परिवर्तन आया। क्योंकि क्लेमेंट इटली का दृष्टिकोण भारत के प्रति विंस्टन चर्चिल की तुलना में यकीनन
नरम था, शिथिल था, यूं कह लीजिए कि भारत के प्रति कुछ सहयोगात्मक उनका दृष्टिकोण था। इस वजह से थोड़ा सा वातावरण में परिवर्तन आया। अ, ये घटना तो घटी ही। क्रिप्स प्रस्ताव को जब अस्वीकार कर दिया गया तो एक और बड़ी घटना सामने आई। चूंकि उस समय जो भारत के वायसराय हुआ करते थे वो लॉर्ड बेवल थे। लॉर्ड बेवल ने भारतीय नेताओं को शिमला में एक सम्मेलन के लिए आमंत्रित किया, जिसे शिमला सम्मेलन के नाम से जाना जाता है, 1945 में, जून 1945 में। और वायसराय ने प्रस्ताव रखा कि उसकी कार्यकारिणी में भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा। उसमें प्रावधान किया गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में भारतीयों को नियुक्त किया जाएगा और युद्ध विभाग को छोड़कर सारे विभाग विभाजित कर दिए जाएंगे। जो पहले से बड़ी मांग होती आ रही थी, सारे विभाग विभाजित कर दिए जाएंगे। ये उसमें कहा गया कि वायसराय की कार्यकारिणी में कांग्रेस और मुस्लिम लीग को आधे आधे स्थान दिए जाएंगे। वो यहां हिंदुओं का मतलब समझिएगा कि सवर्ण हिंदुओं से था। तो हिंदुओं और मुस्लिम लीग को आधे आधे स्थानों पर अपॉइंट किया जाएगा। कांग्रेस चाहती थी कि जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित पद है, आरक्षित स्थान है, उस पर नॉमिनेट करने का अधिकार कांग्रेस को भी दिया जाए, उस पर मनोनीत करने का अधिकार कांग्रेस को भी हो। मुस्लिम लीग इस बात पर अड़ी थी कि मुस्लिमों के लिए जो आरक्षित क्षेत्र हैं उन पर केवल मुस्लिम लीग को नॉमिनेट करने का अधिकार हो, केवल मुस्लिम लीग को मनोनीत करने का अधिकार हो। तो इस इशू पर, इस मुद्दे पर कांग्रेस और मुस्लिम लीग के विवाद के चलते शिमला सम्मेलन असफल हो गया। अब शिमला सम्मेलन असफल होने के बाद उसी समय एक और घटना, ये सारी घटनाएं ब्रिटेन के विरुद्ध जा रही हैं, ये सारी घटनाएं ब्रिटेन को कमजोर कर रही हैं, और जो जिसमें हम भारतीय मजबूत होकर सामने आ रहे हैं। आजाद हिंद सेना का विचारण का एक मुद्दा उसी समय आया। आप जानते हैं कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जापान जो एक शक्ति के रूप में उभरा था, उसने बहुत सारे क्या नाम है सैनिकों को युद्धबंदी बना लिया था, युद्धबंदी बना लिया था। इन्हीं युद्धबंदियों में से लगभग 50,000 सैनिक जो युद्धबंदी थे और कुछ अधिकारी सुभाष चंद्र बोस के अधीन आजाद हिंद फौज में शामिल हो गए, भर्ती हो गए। और सुभाष चंद्र बोस इन्हीं जो युद्धबंदी सैनिक थे इनको लेके जो सेना बनाई, एक संगठन बनाया जिसे आईएनए के नाम से जाना जाता है, जिसे आजाद हिंद फौज के नाम से जाना जाता है, आजाद हिंद सेना के नाम से जाना जाता है, जिसकी मानसिक परिकल्पना मोहन सिंह और रासबिहारी बोस की थी, इस सेना के गठन की। तो इसमें इन्होंने जो सेना बनाई थी, ये सेना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान असम में, मणिपुर में, नागालैंड में ब्रिटेन के विरुद्ध युद्ध कर रही थी। युद्ध जब समाप्त हुआ तो ब्रिटिश सरकार ने इन आजाद हिंद फौज सेना के इस कृत्य को एक सेडिशन घोषित किया, राजद्रोह घोषित किया, देशद्रोह घोषित किया और उनके ऊपर मुकदमा चलाया और उस मुकदमे का विचारण आरंभ करने की योजना बनाई। क्योंकि भारत की जनता जो है वो सुभाष चंद्र बोस और उनकी सेना आजाद हिंद फौज पर, आजाद हिंद सेना पर गर्व करती थी। वो कांग्रेस की अहिंसक नीतियों की तुलना में सेना के कृत्य की प्रशंसक थी, उस पर गर्व करती थी। इसलिए जैसे ही ब्रिटिश सरकार के द्वारा आजाद हिंद सेना के मतलब अधिकारियों के विरुद्ध ट्रायल करना आरंभ किया गया, जनता आंदोलन पर आ गई, जनता सड़क पर आ गई और इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने गोलियां तक चलवाई थी, लाठियों से प्रहार करवाया था जनता के इस विद्रोह को दबाने के लिए।
दिल्ली के लाल किले में एक विशेष न्यायालय बनाया गया और उस न्यायालय में आजाद हिंद सेना के अधिकारियों के विरुद्ध मुकदमा चलाया गया, जिनकी आजाद हिंद सेना के इन अधिकारियों की पैरवी की थी तेज बहादुर सप्रू ने और भूला भाई देसाई ने। जनता के विद्रोह को देखते हुए, जनता के आंदोलन को देखते हुए, दोष सिद्ध होते हुए भी ब्रिटिश सरकार ने इन अधिकारियों पर जो मतलब ट्रायल कर रही थी और दोष सिद्ध हो गए थे, उसके बाद भी इन्हें क्षमा कर दिया। इसमें जो सैनिक अधिकारी थे वो शहनवाज खान थे, प्रेम कुमार सहगल थे और गुरबख्श सिंह ढिल्लो थे। ये तीनों रातों रात राष्ट्र के नायक बन गए। इसमें एक हिंदू थे प्रेम कुमार सहगल, पीके सहगल, गुरबख्श सिंह ढिल्लो जो सिख थे और एक मुस्लिम थे। तो ये तीनों के खिलाफ जो मुकदमा चलाया गया, इनकी तरफ से मुकदमे की पैरवी की थी भूला भाई देसाई और तेज बहादुर सप्रू जी ने। इनके ऊपर दोष यद्यप सिद्ध हो गया था, लेकिन ब्रिटिश सरकार जनता की भावनाओं को देखते हुए, जनता के आक्रोश को देखते हुए, जनता के आंदोलन को देखते हुए उन्हें क्षमा कर दिया और उन्हें रिहा कर दिया। इसी प्रकार 1946 में इस आजाद हिंद सेना के इस विद्रोह के बाद, आजाद हिंद सेना के पक्ष में जनता के विद्रोह के बाद ब्रिटिश सरकार को एक और समस्या, एक और आंदोलन का सामना करना पड़ा। असल में उसी समय इंडियन रॉयल नेवी के, इंडियन रॉयल नौसेना के भारतीय नौसैनिकों ने विद्रोह कर दिया और इस विद्रोह को देखते हुए 18 फरवरी से लेकर 23 फरवरी तक एक बड़ा जन आंदोलन का माहौल भारत में बन गया। इस आंदोलन को दबाने के लिए ब्रिटिश सरकार ने सेना तक को बुलाया और इसमें जो है लगभग 288 लोगों की मृत्यु हुई थी और बहुत बड़ी संख्या में वो हताहत हुए थे, चोटिल हुए थे, आहत हुए थे। लेकिन ये आंदोलन तब शांत हुआ, भारतीय नौसेना के सैनिक तब जाके शांत हुए जब 23 फरवरी को सरदार वल्लभ भाई पटेल ने इन्हें सरेंडर कराने के लिए राजी करा लिया। तो इस तरह से ये तमाम चुनौतियां रह रह के ब्रिटिश सरकार के समक्ष उपस्थित हो रही थी। और भी कुछ आंदोलन किए गए, हड़तालें की गई। अब जो भारत में वो हवा का रुख था वो ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध था, हवा ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध बह रही थी। रह रह के तमाम आंदोलन और संघर्ष ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध उभर कर आ रहे थे। इसी प्रकार अप्रैल 1946 में पुलिस बल ने बिहार में, दिल्ली में, पूर्वी बंगाल में और अन्य कई स्थानों पर हड़ताल कर दी। पुलिस बल जिसके कंधों पर देश की सुरक्षा का, लॉ एंड ऑर्डर का दायित्व होता, उसने हड़ताल कर दिया। जुलाई 1946 में डाक कर्मियों ने हड़ताल कर दी, संचार माध्यम ठप हो गया। इसी प्रकार रेल कर्मियों ने, जो यातायात संचार था, रेल कर्मियों ने भी हड़ताल करने की चेतावनी दी, धमकी दी। कुछ कृषक आंदोलनों ने उसमें जो हड़ताल कर दिया, तेलंगाना के, पंजाब के, कलकत्ता के किसानों ने आंदोलन कर दिया। तो इस तरह से ब्रिटेन के विरुद्ध एक वातावरण सा बन गया और ये सारी परिस्थितियां वो थी जो ब्रिटिश सरकार को फिर से विवश की भारत में संविधान निर्माण के लिए संविधान सभा गठित करने के मुद्दे पर विचार विमर्श करने के लिए एक और दल को गठित करने के लिए वो विवश हुआ। उसी समय 1945-46 में भारत में फिर निर्वाचन कराया गया और इस निर्वाचन में मतलब केंद्रीय और प्रांतीय दोनों विधानसभाओं के लिए, दोनों विधान परिषदों के लिए निर्वाचन कराया गया। कांग्रेस को बड़ा लाभ मिला। सुभाष चंद्र बोस
और उनकी सेना पर जो जनता गर्व करती थी, उसका मनोवैज्ञानिक लाभ कांग्रेस को मिला। क्योंकि अभी तक वो कांग्रेस, हालांकि 1939 में सुभाष चंद्र बोस ने वो कांग्रेस को छोड़ दिया था, कांग्रेस को त्यागपत्र दे दिया था और उन्होंने उसकी आलोचना की थी। लेकिन जब उन्होंने काम किया था आजाद हिंद फौज सेना के माध्यम से, तो उस समय कांग्रेस में थे वो। इसका मनोवैज्ञानिक लाभ मिला इस इलेक्शन में कांग्रेस को, और कांग्रेस को केंद्रीय विधानसभा में 102 में से 57 सीटें मिली, जो बहुमत था, जो स्पष्ट क्लियर बहुमत था। सभी प्रांतों में कांग्रेस की सरकार बनी। केंद्र में जो 30 सीटें मुस्लिम लीग के लिए आरक्षित थी, मुसलमानों के लिए आरक्षित थी, उन 30 सीटों को मुस्लिम लीग ने जीत लिया। प्रांतों में भी मुस्लिम लीग की स्थिति में एक बड़ा सुधार देखा गया, जैसा कि 1937 के इलेक्शन में उसकी बड़ी दयनीय स्थिति हो गई थी। प्रांतों में जो मुसलमानों के लिए 509 सीटें आरक्षित थीं, उनमें से मुस्लिम लीग को 442 सीटें हासिल हुई, जो कि 1937 के इलेक्शन में उसकी दयनीय स्थिति थी। क्योंकि उस समय आप जानते हैं 482 सीटों में से केवल 109 सीटें मिली थी, और वहीं 509 सीटों में से 442 सीटें मिली। तो मुस्लिम लीग भी प्रांतों में जो मुस्लिमों के लिए आरक्षित स्थान थे, उसमें एक बड़ी कामयाबी अर्जित की। तो इस प्रकार से प्रांतों में और केंद्र में निर्वाचित मंत्रिमंडल अस्तित्व में आए। इनका दबाव भी ब्रिटिश सरकार पर। तो ये तमाम परिस्थितियां जो थीं, वो ब्रिटिश सरकार को इस बात के लिए मतलब विवश की कि भारतीयों के संविधान निर्माण के मुद्दे की मांग को स्वीकार किया जाए और उसका कोई समुचित समाधान निकाला जाए। तो द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड ने पहले आश्वासन दे रखा था। अब ये मांगे बढ़ गई, ये तमाम झंझावटें, ये तमाम दिक्कतें ब्रिटेन को कमजोर कर रही थी। क्योंकि ब्रिटेन पहले ही इस बात का आश्वासन दे रखा था कि द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के पश्चात इंग्लैंड ने पहले आश्वासन दे रखा था कि युद्ध में विजयी होने के बाद वह भारत को स्वशासन का अधिकार दे देंगे। इस युद्ध के पश्चात ब्रिटिश सरकार की स्थिति दयनीय हो गई। अब भारतीय साम्राज्य पर नियंत्रण रखना सरल नहीं रह गया था ब्रिटिश सरकार के लिए, क्योंकि बार बार सेना, पुलिस, श्रमिकों का विद्रोह बार बार सामने उभर कर आ रहा था। अधिक दिनों तक भारतीय साम्राज्य को सुरक्षित रख पाना इंग्लैंड के लिए असंभव होता जा रहा था। अतः भारतीय राजनीतिक परिस्थितियों का अध्ययन करने और समस्या का निदान खोजने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक प्रतिनिधि मंडल 23 मार्च 1946 को भारत भेजा। इस प्रतिनिधि मंडल ने लॉर्ड बेवेल तथा भारतीय नेताओं से मिलकर एक योजना तैयार की, जिसे कैबिनेट मिशन के नाम से जाना जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य भारत में पूर्ण स्वराज लाना था। 23 मार्च 1946 को कैबिनेट मिशन भारत पहुंचा, कैबिनेट मिशन दिल्ली आया। इस मिशन में उन्होंने कैबिनेट मंत्रियों का एक 3 सदस्यीय दल, जिसके सदस्य थे सर स्टीफोर्ड क्रिप्स, जो उस समय ब्रिटेन में व्यापार बोर्ड के अध्यक्ष थे, लॉर्ड पैथिंग लॉरेंस, जो भारत राष्ट्र सचिव थे और इस दल के अध्यक्ष भी उन्हीं को बनाया गया, एबी अलेक्जेंडर, जो ब्रिटेन में नौसेना मंत्री थे। तो ये 3 सदस्यों को लेकर ब्रिटिश सरकार के द्वारा एक दल का गठन किया गया, जो भारत जाकर भारत में वायसराय और भारत के प्रमुख राजनीतिक दलों से विचार विमर्श करते हुए भारत की संवैधानिक समस्या का एक निराकरण, एक निदान प्रस्तुत करे। 24 मार्च 1946 को कांग्रेस ने कैबिनेट मिशन के समक्ष यह मांग रखी कि संविधान के प्रारूप को तैयार करने हेतु एक संविधान सभा बुलाई जाए, भारत को स्वतंत्र घोषित किया जाए तथा अंतरिम सरकार का गठन किया जाए। ये मांग रखी गई थी कांग्रेस के द्वारा। ठीक है, थैंक यू। आज यहीं पर लेक्चर को रोकते हैं और फिर हम इसके आगे नेक्स्ट करेंगे। ठीक भाई।
थैंक यू। आपको लेक्चर अगर अच्छा लगा हो तो आप इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अनअकैडमी द्वारा प्रोवाइड इन तमाम सुविधाओं का लाभ उठाएं। ठीक है, थैंक यू।